दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इस खबर को आप ज़रूर देखिए क्योंकि यह आंखें खोलने वाली खबर है। क्योंकि किस तरीके से बहला फुसला कर या डरा धमका कर मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है और इंसाफ से कोसों दूर जो है वो लड़कियां बैठी रहती है, इंतज़ार करती है कि इन्हें इंसाफ मिले। लेकिन इंसाफ क्यों नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलता, कौन संगठन इसके पीछे जिम्मेदार है। मुस्लिम लड़की है और एक हिंदू लड़का। ये लड़की सीजी रोड पर कहीं जॉब किया करती थी। उस दौरान चंदन वाघेला के नाम के एक लड़के के कांटेक्ट में आई। तो इस दरमियान मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो मुझे आने ही नहीं दे रहा था कि मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, तू मत जा, तू मत जा। तो मैं जैसे तैसे करके उसके साथ झगड़ बगड़ के आई कि मेरे पेरेंट्स की इज्जत का क्या होगा, मुझे जाना है, हमारे में तो इज्जत ज़रूरी होती है। तो मैं जैसे तैसे करके फोर्सफुली घर पे रहना आई। तो इज्जत के दरमियान भी मुझे अलग से फ़ोन दे के रखता था और वो खुद भी अलग नंबर से ही बात करता था ताकि जो भी कांटेक्ट हो तो पता ना चले। और फिर मुझे बोलता था कि तू तेरे मम्मी या पापा के या किसी के भी तेरे घर वालों के नंबर से मेरे नंबर पर फ़ोन या मैसेज कर। तो वो मुझसे इस तरह से करता था और उसको जब कभी कुछ धमकी तो क्यों करती थी? मना कर देती कि नहीं करूंगी मैं। तो वो मुझे फ़ोन पर बोलता था कि ऐसा नहीं करेगी तो फिर तू तेरे माँ बाप की इज्जत के लिए गई है तो मैं पूरे छिपावड़ में बता दूंगा कि तू मेरे साथ भाग गई थी, तेरे मेरे रिलेशन है, तूने मुझसे शादी कर ली है, तूने एक हिंदू से शादी कर ली, ऐसा सब और इसके अलावा बोलता था। धमकी और क्या देता था वो? और वो बोलता था कि तू नहीं आए तो मैं तेरे पेरेंट्स को, तेरे भाई को, तुझको चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दूंगा, आतंकवाद के इल्ज़ाम में फंसा दूंगा कि तू तो जानती है कि मुस्लिमों का आतंकवाद के इल्ज़ाम में फंसा दे तो क्या हालत हो रही है। सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि मुझे शक है कि इसके पापा और इसके भाई आतंकवाद के किसी गिरोह से मिले हुए हैं। तो बोले इतना बोलना काफ़ी है कि फिर तेरे पापा और तेरे भाई की लाइफ तो गई तो तू क्या करेगी। मैं कम से कम 2 से 3 बार मैं भाग के निकली हूँ और मैं आके यहाँ पे मैंने फरियादी भी की। लेकिन उसने मोबाइल पर जो स्टेटस होता है उस पर वो रख देता था कि बड़े से बड़ा मंत्री भी कि मेरे तलवे चाटता है, कि एमएलए हो या जो भी हो, तो बोले कि सब मेरे आगे सब कुछ भी नहीं है, सब पानी कम है। और मेघाणी की पुलिस भी तो बोले कि मेरे हाथ नीचे रहती है। कि तो तू जो भी अर्जी करती है तो ये पुलिस स्टेशन में आने से पहले मेरे पास आती है कि तूने तो क्या ये किया क्या वहाँ के नहीं। पुलिस वालों से इतना कांटेक्ट कैसे है, उसका क्या वजह? वो तो मुझे भी नहीं पता। वो अपने आप को एडवोकेट बताता है हर जगह पर, हालांकि वो 10वीं फेल है। ये मुझे भी रिसेंटली 1 साल पहले ही पता चले कि वो 10वीं फेल है, वो कोई एडवोकेट नहीं है। जब से गई तब से कई दिनों से ये इसका भाई इसकी माँ मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, मारते रहते हैं, रेप करते रहते हैं। ये इसके भाई और इसकी माँ बोलती है कि आई है तो अब रहना ही पड़ेगा, और इसकी माँ तो इतनी मारती है, गालियाँ देती है। दारू पी पी के ये लोग मार पीट करते रहते हैं, हॉल में जाके अंदर रूम बंद कर देते हैं, बाहर कैमराज में दिखाते नहीं है। बाहर कैमराज में अगर मैं ना हंसूँ तो मुझे अंदर ले जाके मारे कि कैमरा में तेरा हंसता मुंह क्यों नहीं है, तू उदास क्यों है, हम लोगों को अगर तू कभी हमको फंसाए तो हमको बताने का क्या। इस तरह से स्टेटमेंट लिया और पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है, मेरी सिग्नेचर वो लोग बैठ के करवाते। फिर वहाँ पे पुलिस वाले पूछते हैं आपको एफआईआर तो नहीं करनी ना। अब मैं उसके सामने क्या बोलूँ, मुझे एफआईआर करनी है, उसके खिलाफ जाना है, लेकिन अब वो तो उसके सामने बोलने में क्या डर था आपको? बोल देते पुलिस वालों के सामने, जब पुलिस वाले पूछे तो बोल देना था कि हाँ और कर वो दी। मुझे घर से बोल के ही लाता था कि पुलिस वाले तो सब मेरे हाथ के है कि मैं जैसा बोलूँगा वैसा करेंगे। इस तरीके का जो माहौल अभी बना हुआ है, कई मुस्लिम लड़कियां हैं ऐसी, जैसे आप खुद इस दौर से गुजरी, आपने खुद ने देखा कि कैसे आपको झूठ बोला कि मैं वकील हूँ लेकिन कुछ और था वो, और उसके बाद जिस तरीके से आपकी पिटाई की, आपको रूम में बंद करके रखा, जो टॉर्चर उसके घर में किया गया। कई ऐसे मुस्लिम लड़कियों के ऐसे मामले आजकल आते हैं कि हिंदू लड़के उनको बहला फुसला कर या डरा धमका कर ले जाते हैं। तो ऐसी मुस्लिम लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या आपकी अक्ल को ठिकाने आई या क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये हमको बहला को, उनकी बातों में ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है नहीं पूरी दुनिया हमको गलत लगती है कि वही सही लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। वो हमारी ज़िंदगी नर्क बना के रख देते हैं। मैंने ये 1.5 साल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नुम में रह के आई हूँ। मैंने जहन्नुम देखा और एक शैतान के साथ रह के आई हूँ। आप लोगों को शुरुआत के 15 दिन 10 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में हो, लेकिन यकीन मानिए आप थोड़े दिन के बाद आपको नर्क वाली फीलिंग आ ही जाएगी। आपको लगेगा कि आप शैतान के साथ हैं। अगर आपको थोड़ा भी मौका मिलता है तो आप संभल जाइए, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। ये शैतानी चीज़ है, मत जाइए, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का सोचिए, अपना सोचिए, अपनी कौम का सोचिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। पिछले कुछ साल पहले काफ़ी चर्चा थी लव जिहाद के कानून की। अलग अलग जगहों पर
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हर जगहों पर जो भाजपा की सरकारें हैं वो लव जिहाद का कानून लेकर आई थी। हालांकि लव जिहाद का उस कानून से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस ने, हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया। हालांकि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हादिया के मामले में मुंह की खानी पड़ी थी मोदी सरकार को, भाजपा की सरकार को, तमाम सरकारों को, जो हिंदू संगठनों है उनको। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुजरात सरकार ने लव जिहाद के नाम पर एक कानून बनाया और कहा कि इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू के साथ शादी करती है या भाग जाती है तो उस पर भी वो कानून लागू होगा। कोई हिंदू लड़की अगर मुसलमान लड़के के साथ भाग जाती है तो उस पर भी वो लव जिहाद वाला कानून लागू होगा। ये बातें सिर्फ कहने की है। 2 दिन पहले भी गुजरात की एक घटना थी। बड़े बड़े अखबारों के अंदर हेडलाइन छपी थी कि एक हिंदू लड़की को लेकर एक मुसलमान लड़का भाग गया और उस पर कई आरोप लगाए गए कि 4 लाख रुपए लेकर भागा, सोना लेकर भागा, ये तमाम चीज़ें हैं। अब दोस्तों, कई बार ये होता है, हमने इस पर अक्सर हमने कई ख़बरें ऐसी बनाई और हमने बताया कि इस कानून को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब कोई हिंदू लड़की अगर मुसलमान लड़के के साथ भागती है तो पुलिस कहीं से भी ढूंढ कर उस मुसलमान लड़के को पकड़ कर ले आती है। उस मुसलमान लड़के के घर पर जाकर प्रेशर बनाती है, उसके बाप को, उसके भाइयों को प्रताड़ित करती है पुलिस, या आरोप लगे हैं। और कहीं से भी उस लड़के को ढूंढ कर पुलिस लेकर आ जाती है। और उसके बाद ये होता है कि उस लड़की को पुलिस उस लड़की के घर वालों के हवाले कर देती है, क्योंकि वो हिंदू लड़की होती है इसलिए उनके हवाले कर देती है। और वो लड़की ये कहना चाहती है कि नहीं, मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी लड़की की कोई सुनवाई नहीं होती और वो मुसलमान जो लड़का होता है उसके ऊपर लव जिहाद का कानून जो है वो लगा दिया जाता है। लेकिन अब इससे उलट आते हैं। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ में ज़्यादती करता है, झूठ बोलकर फंसाता है, शादी किए बिना उसको फ्लैट में बंद करके रखता है, वो लड़की पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकती। उस लड़की को ये धमकाया जाता है, डराया जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो कई हिंदू संगठनों का भी इसमें हाथ होता है, ये आरोप लगते हैं। तो ऐसा ही एक मामला मेरे पास में, एक मुस्लिम लड़की है और एक हिंदू लड़का। ये लड़की सीजी रोड पर कहीं जॉब किया करती थी। उस दौरान चंदन वाघेला के नाम के एक लड़के के कांटेक्ट में आई, फ़ोन पर बातचीत होने लगी। वो चंदन वाघेला पहले 2 शादी कर चुका है। ये जो लड़की है ये खुद शादीशुदा है, 15 साल की इसकी बच्ची थी, अपने पति के साथ ही ये रहती थी। सीजी रोड पर जॉब किया करते थी, नौकरी किया करती थी। वहाँ पर चंदन वाघेला नाम का ये व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आया, कुछ बातें होने लगी, फ़ोन पर बातचीत होने लगी और उसके बाद में अचानक वो लड़का ये प्रेशर करने लगा इस लड़की के ऊपर। चंदन ने इस लड़की पर ये प्रेशर किया, ये मुस्लिम लड़की है, इसको ये कहा कि अगर तू मुझसे मिलने नहीं आती है, अगर तू मेरे पास नहीं आती है तो कान खोल कर सुन ले, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं तेरे बाप को आतंकवाद के आरोप में फंसा दूंगा, मैं तेरे भाई को जान से मार डालूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस लड़की का कहना है कि ये धमकियाँ इसको दी गई और इस वजह से डर कर मजबूरी में इसे उस लड़के के घर पर जाना पड़ा। और उस लड़के के घर पर, चंदन के घर पर, चंदन वाघेला के घर पर इस लड़की को कई महीनों तक जो है वो छुपा कर रूम में बंद करके रखा गया। काफ़ी ज़्यादती की गई। कुछ तस्वीरें हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप हमारे स्क्रीन पर भी देखिए इस वीडियो में कि कितने बुरे तरीके से इस लड़की की पिटाई की गई थी। उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट जो थी वीएस हॉस्पिटल के अंदर, एसवीपी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई थी। वो मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी आप देखिए। ये ज़्यादती इस लड़की के साथ हुई। हम इस लड़की से बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस ने क्या किया, तमाम चीज़ें। इस खबर को आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये आंखें खोलने वाली खबर है। क्योंकि किस तरीके से बहला फुसला कर या डरा धमका कर मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है और इंसाफ से कोसों दूर जो है वो ये लड़कियां बैठी रहती है, इंतज़ार करती है कि इन्हें इंसाफ मिले। लेकिन इंसाफ क्यों नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलता, कौन संगठन इसके पीछे जिम्मेदार है, ये हमेशा एक सवाल या निशान रहता है। ये जो मामला जो हुआ, सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 है। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। 35 है मेरी उम्र। अच्छा, 35 साल है। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, एक बच्ची है। कितने साल की है? 15 साल की है। अच्छा, ये हुआ क्या था, पूरा मामला ज़रा बताएंगी आप? ऐसा था 2008 में मैं कंपनी में जॉब करती थी, तो एज अ
क्लाइंट, वो जी। उससे कॉल पर बात हुई, फ़ोन पर बात हुई थी। हम्म। तो उसके अंदर उसने मुझे बताया था कि वो एडवोकेट है, और उसने मुझे बोला कि तू मुझे अच्छी लगती है, मुझे तुझसे प्यार हो गया, हम उसने ये मिले। बोला कि एडवोकेट है वो, हाँ, उसने जबकि बोला कि वो हकीकत में हाई कोर्ट में एडवोकेट है, और मैं भी यही मानती थी कि हाई कोर्ट में एडवोकेट है। तो वो बहुत पीछे भी पड़ा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू आ मेरी ऑफिस में और मिल, मैं और मेरा हस्बैंड एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो तू आ और मिल, मैं तुझे मेरे हस्बैंड से मिलवाती हूँ। तो मैंने उसको मेरे हस्बैंड से मिलवाया। उसके बाद वो बोला कि ठीक है, अब तू शादीशुदा है तो हम लोग फ्रेंडशिप का रिलेशन रखेंगे। तो 1 महीने तक जैसी बात हुई, फिर मैंने उससे बात नहीं की। 10 साल तक ऐसा हुआ कि कुछ काम होता होगा तभी बात की होगी। पर 2016 में ऐसा हुआ कि हमारे घरेलू कुछ झगड़े हुए, तो उसमें मुझे लीगल एडवाइस की मुझे लगी कि अब उसका नंबर मेरे पास था ही, तो मैंने एज एन एडवोकेट उसकी एडवाइस लेने के लिए उसको घरेलू कॉल झगड़ा किया। किससे हुआ आपका? मतलब मेरे ससुराल में कुछ प्रॉपर्टी अच्छा। रिगार्डिंग मेरे हस्बैंड का झगड़ा हुआ था। जी। तो एडवाइस के लिए मैंने सोचा कि इससे बात करती हूँ। तो 2016 में हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड मणिनगर में मिले थे इससे। उसके बाद से इससे मिलना मुझे मेरा स्टार्ट हुआ कि मैंने इसको पूछा कि तेरी फ़ीस क्या होगी, तो बोले कुछ भी नहीं, तो आकर मुझे बस एक कॉफ़ी पिला दे, नाश्ता कर ले। तो बस इस हिसाब से हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने सोचा, मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया और उससे मिलने चली गई। तो उसने जस्ट कैजुअली ऐसे ही फ़ोटोज़ लिए हमारे, साथ में तो तुम्हारे? साथ में फ़ोटो। तो फिर मुझे वो प्रेशर करने लगा उन फ़ोटो को दिखा कर के, मिलने आ, वरना ये फ़ोटो तेरे पापा को दिखा दूंगा, तेरे घर वाले को दिखा दूंगा। जबकि ऐसा कुछ तब भी नहीं था, पर वो फिर मुझे ऐसे प्रेशर करके बुलाता था। फिर मैं भी उससे मिलने जाया करती थी। तो इस तरह से वो मिलता करता कहाँ था। मिलते थे तुम लोग? हम लोग गांधीनगर में रिवर फ्रंट पर ऐसे मिलते थे। रिवर फ्रंट पे मिलते थे? फिर वो उसने मेरे हस्बैंड से ज़्यादा दोस्ती कर ली। वो मेरे हस्बैंड के हिसाब से बार बार हमारे घर पे मिलने आता था। हमारे फैमिली बॉन्डिंग मेरे हस्बैंड की वजह से उनके अच्छे हुए थे, कि वो मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे मम्मी पापा के वहाँ भी मेरे भाई की शादी में आया था। तो उसको ऐसा कि अब रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। उसकी बीवी को वो बार बार भेज देता था, वो आए ना आए, उसकी बीवी बार बार हमारे घर पे आती थी, बार बार अकेली आती थी? अकेली आती थी। फिर वो पूरा दिन घर पे रहती थी और शाम को चंदन को फ़ोन करके बुला लेती थी। फिर वो आधी आधी रात तक हमारे घर में ही रहते थे। तो अड़ोस पड़ोस वालों को ऐसा लगता था जैसे मैं उसको बुलाती हूँ, मैं आती हूँ। जब मेरे हस्बैंड घर से बाहर जाते थे, वो तुरंत घर में आ जाता था। तो इस तरह से वो आया जाया करता था। लोगों को ऐसा लगता था जैसे मैं उसको बुलाती हूँ, बट वो फोर्सफुली खुद ही आ जाता था। इस तरह से तो एक बार मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ लाइट हुआ, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पीछा किया मेरा कि जैसे ये कहाँ जा रही है, क्या है क्या नहीं। तो इस हिसाब से उनको भी पता चला। तो मेरे पेरेंट्स मुझे समझा बुझा के लेकर आए पुलिस स्टेशन में, पूरी सब बात करके। फिर वो मैंने उससे पूरा कांटेक्ट ही तोड़ दिया, सब कुछ। तो वो उसने ब्लैक लिस्ट, मैंने नंबर उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसने मुझे कॉल किया अदर नंबर से और बोले कि अगर तू नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा, ये वो। तो मैं उसको मिलने चली गई। फिर वापस वो मैंने उससे कांटेक्ट ही तोड़ दिया। मैंने बोला नहीं, अब मेरी बच्ची है, मेरा घर है, मैं क्यों ऐसा करूँ कुछ भी। फिर वो आया और मुझे बोले कि तू नहीं आए तो मैं मर जाऊँगा, तेरे बिना मेरी सांसें अटकती है, ये वो। और तू तेरी बच्ची का सोच, तेरी बच्ची का फ्यूचर क्या है, अब मुस्ताक तुझे थोड़ी रखेगा, तेरे पेरेंट्स नहीं रखेंगे, तेरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो गई, तेरी बच्ची की भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी शादी कर देंगे 15 साल में ही। तो उसकी बातों में आ गई। मैं थोड़ा डर भी गई थी, उसकी बातों में भी आ गई और मैं उसके साथ चली गई थी। मैंने सोचा बच्ची की ज़िंदगी बन जाएगी, जॉब कर लूँगी, ये वो। और वो वहाँ पर ले जाकर फिर मुझे मारने लगा, टॉर्चर करने लगा, मुझे ज़बरदस्ती बीवी की तरह रखने लगा कि तुझे मेरी बीवी बन के रहना है। पर वो कोई शादी नहीं करता था, बोलता था मैं शादी करूँगा, मेरी दूसरी बीवी को डिवोर्स दूंगा, तेरे साथ शादी करूँगा। वो अपनी दूसरी बीवी को डिवोर्स भी नहीं देता था। उसकी कितनी बीवी हैं उसकी पहले? 2 बीवियाँ हैं, उसमें से उसकी पहली बीवी का तो मुझे पता ही नहीं था कि उसकी पहली बीवी या 2 बच्चे हैं। उसकी दूसरी बीवी ने मुझे बताया था कि इसके पहले भी इसने शादी करी, उसके 2 बच्चे हैं। और दूसरी बीवी से कितने बच्चे थे? दूसरी बीवी से उसको 1 बच्चा है। अच्छा, तो फिर मैं उसको बोलती थी, मैंने बोला तो तो मुझे बच्चे ऐसे, किसके पास रहते थे? वो बच्चे, उसकी एक लड़की है, वो उसकी पहली बीवी की लड़की, वो पहली बीवी के साथ ही रहती है, और उस बाकी के दोनों बच्चे वो मुझे ही संभालने पड़ते थे। तो इस तरह से वो मुझे हर चीज़ों का प्रेशर किया करता था। फिर इस दरमियान मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो मुझे आने ही नहीं दे रहा था कि मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, तू मत जा, तू मत जा। तो मैं जैसे तैसे करके उसके साथ झगड़ बगड़ के आई कि मेरे पेरेंट्स की इज्जत का क्या होगा, मुझे जाना है, हमारे में तो इज्जत ज़रूरी होती है। तो मैं जैसे तैसे करके फोर्सफुली घर पे रहना आई। तो इज्जत के दरमियान भी मुझे अलग से फ़ोन दे के रखता था, और वो खुद भी अलग नंबर से ही बात करता था ताकि जो भी कांटेक्ट हो तो पता ना चले। और फिर मुझे बोलता था
कि तू तेरे मम्मी या पापा के या किसी के भी तेरे घर वालों के नंबर से मेरे नंबर पर फ़ोन या मैसेज कर। तो वो मुझसे इस तरह से करता था और उसको जब कभी कुछ तो धमकी क्यों करती देनी थी? तुम मना कर देती कि नहीं करूंगी मैं? तो वो मुझे फ़ोन पर बोलता था कि ऐसा नहीं करेगी तो फिर तू तेरे माँ बाप की इज्जत के लिए गई है तो मैं पूरे छिपावड़ में बता दूंगा कि तू मेरे साथ भाग गई थी, तेरे मेरे रिलेशन है, तूने मुझसे शादी कर ली है, तूने एक हिंदू से शादी कर ली, ऐसा सब और इसके अलावा बोलता था। धमकी और क्या देता था वो? और वो बोलता था कि तू नहीं आए तो मैं तेरे पेरेंट्स को, तेरे भाई को, तुझको चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दूंगा, आतंकवाद के इल्ज़ाम में फंसा दूंगा, कि तू तो जानती है कि मुस्लिमों का आतंकवाद के इल्ज़ाम में फंसा दे तो क्या हालत हो रही है। सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि मुझे शक है कि इसके पापा और इसके भाई आतंकवाद के किसी गिरोह से मिले हुए हैं। तो बोले इतना बोलना काफ़ी है कि फिर तेरे पापा और तेरे भाई की लाइफ तो गई तो तू क्या करेगी, इस तरह से। और बोले कि तेरे भाई को किडनैप कर लूँगा, तुझे उठवा लूँगा, तेरे भाई को उठवा लूँगा, तेरे भाई को रास्ते में देखते ही गोली मार दूँगा। तो और वो पैसों की भी बहुत डिमांड करता था, मेरे पापा से पैसे लिया करता था, मेरे मम्मी पापा भी कितने पैसे लिए तुम्हारे पापा से? कई चलो वो बार। मैं आपके पापा से ही पूछ लूंगा, उनसे ही पूछ लूंगा मैं। हाँ, फिर क्या हुआ था? तो इस और तुम वहाँ घर से तुम भाग क्यों नहीं पाई? क्या वजह था? घर से तुम भाग कर क्यों नहीं आ गई? जितना दुख था सब। मैं कम से कम 2 से 3 बार मैं भाग के निकली हूँ और मैं आके यहाँ पे मैंने फरियाद भी की, लेकिन उसने मोबाइल पर जो स्टेटस होता है उस पर वो रख देता था कि बड़े से बड़ा मंत्री भी कि मेरे तलवे चाटता है, कि एमएलए हो या जो भी हो, तो बोले कि सब मेरे आगे सब कुछ भी नहीं है, सब पानी कम है। और मेघाणी की पुलिस भी तो बोले कि मेरे हाथ नीचे रहती है कि तो तू जो भी अर्जी करती है तो ये पुलिस स्टेशन में आने से पहले मेरे पास आती है कि तूने तो क्या ये क्या वहाँ के नहीं। पुलिस वालों से इतना कांटेक्ट कैसे? उसका क्या वजह? वो तो मुझे भी नहीं पता, वो अपने आप को एडवोकेट बताता है हर जगह पर, हालांकि वो 10वीं फेल है। ये मुझे अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही पता चले कि वो 10वीं फेल है, वो कोई एडवोकेट नहीं है। वो जस्ट किसी हाई कोर्ट के अंदर किसी लॉयर के साथ काम करता है, खुद को एडवोकेट बताता है और मुझे भी यही धमकी देता है कि मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ और बड़ी बड़ी ट्रस्ट में मैं काम वो करता किस लॉयर हूँ। के वहाँ काम करता है, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। वो पूरे बाहर के जितने भी काम है खुद करता है, फिर किसी भी बड़े एडवोकेट को वो मेन काम सौंप देता है, इस तरह से वो काम करता यानी है। एजेंट की तरह वो काम हाँ, करता है एज एन लोगों से। एजेंट या एज एन क्लर्क, पता नहीं किस तरह से करता है वो, तो इसी तरह से काम करता है और वो सब जगह ऐसा ही करता है। हर पुलिस स्टेशन में भी वो यही बताता है कि वो बहुत बड़ा वकील है और पुलिस वालों को भी इसी तरह से दबाता है, कभी पैसे खिलाकर दबाता है, कभी बोलता है मैं एडवोकेट हूँ तो तुम लोगों को फंसा दूंगा, और इस अच्छा, तरह तो से। ये घर से तुम निकल क्यों नहीं पाई? क्या कुछ कैमरे वगैरह या क्या है वहाँ पर? उसके घर में मेघाणी नगर के घर में कैमराज है, आगे के भाग में सब जगह कैमरा है, पीछे के रास्ते में कैमरा नहीं है। पीछे अच्छा, के तो रूम मेघाणी में। नगर में ही आपको रखता था? दूसरा कोई नारोल रामोल कहाँ पर और भी कहीं फ्लैट में हाँ, उसने जहाँ आपको अभी बंद करके रखा था, वो और भी कहीं पर भी रखा उसने? 6 महीने पहले उसने अभी मणिनगर में फ्लैट लिया, तो वहाँ पर भी वो मुझे रखता था। यूँ लोग देखे तो ऐसा लगे कि इसको हर तरह की छूट दी हुई है, बट एक्चुअली मैं जब मेघाणी नगर में होती हूँ तो मैं बाथरूम में भी जाती हूँ तो कोई बच्चा चेक करने आता है या उसकी माँ चेक करना आती है या वो खुद चेक करने के लिए आते हैं, पीछे के रास्ते से, आगे के रास्ते से, तो वो लोग चेक करते हैं कि ये कहीं इसके पेरेंट्स से बात तो नहीं कर रही है। तो उस दौरान कहीं कुछ घर से निकलने बाहर की- निकलती थी तुम, या कोई साथ में रहता था, या कैसा रहता था घर से बाहर पहली निकलना? बात तो वो लोग मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं देते थे, और अगर वो जाने भी देते थे तो उनको मुझे बोल के जाने का, और सिर्फ प्रोविज़न स्टोर तक या सब्जी लेने के लिए बस, वो मतलब घर से 5 मिनट की दूरी हो ऐसे तो वहाँ से रास्ते तुम पे जा भाग क्यों नहीं गई? सकते थे। कभी इतना दुख था तो वहाँ से भागी क्यों नहीं तुम? तो वो लोग ऐसा बोल के रखते थे कि रास्ते में हमारे सब लोग खड़े हुए ही होते और वो लोग कैरम पर वगैरह सब बैठे हुए होते थे वहाँ उनके एरिया के लड़के। तो बोले तू जैसे ऑटो करेगी तो तू गली से रहिए, तू आगे पहुँचेगी भी नहीं और हम लोग तुझे पकड़ लेंगे, फिर तेरा क्या हश्र होगा, तेरे माँ बाप का, तेरे भाई का क्या हश्र होगा, तू सोच लेना के। तो तेरे कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। उसके बावजूद मैंने 2-3 बार कोशिश की निकलने की, और मैं निकल भी गई, सक्सेसफुली निकल गई। अर्जी की मैंने, उस पर एफआईआर करने की कोशिश की, लेकिन उन अर्जियों को उसने पता नहीं किस तरह से दबा लिया, पुलिस से कांटेक्ट करके या पता नहीं कैसे, कि वो वापस मुझे वो इस तरह से मैसेजेस लिखता था कि तेरे पापा को आतंकवाद में फंसा दूंगा, तेरे भाई को मैं देखते ही तो गोली वो मार कुछ प्रूफ है दूंगा। आपके पास में, ऐसे कोई आतंकवाद क्या कुछ करता हुआ, ऐसे रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ है आपके पास में? अब वो मेरे भाई को उसने उठवा लेने की, किडनैप करने की और ऐसी धमकी दी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरे पापा को मेरे नाम से डरा कर पैसे लेता था, तो वो मैसेजेस है हमारे पास। अच्छा, आतंकवाद के आरोप में फंसा दूंगा या ऐसे जो धमकी देता है, ऐसे कुछ है अपने पास स्क्रीनशॉट या आपके पास, या रिकॉर्डिंग या कुछ है उसका भी कुछ? नहीं, इसका तो नहीं, वो हमेशा बोल के ही करता था, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा मौका मिलता था कि वो ऐसे फ़ोन पर या कुछ बोले तो मैं एट द टाइम ट्राई करती थी कि मैं मेरे पापा को वो रिकॉर्डिंग भेज दूँ, बट मैं हर बार नहीं भेज पाती थी। लेकिन फिर भी मैंने 1.5 साल में 1-2 रिकॉर्डिंग भेजी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं भेज पाई हूँ। और मैसेजेस तो वो खुद ही मेरे पापा मेघाणी को नगर भेजता की था। पुलिस
वो तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया क्या? पुलिस वाले उसके घर पे आते थे या कांटेक्ट था या क्या था? पुलिस वाले ऐसा बताते थे कि वो देख रहे हर तरह से, बट जब जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने इसने जब मुझे पाइप से मारा था 20 अगस्त को, मुहर्रम का दिन था, तो उसने जब मुझे मारा था तो हम लोगों ने फरियादी वगैरह की थी, यहाँ से अर्जी की थी, तो मेघानी नगर में गई थी। अब उसमें अभी 1.5 महीने पहले, मतलब मैंने अगस्त में 2021 में मैंने कंप्लेन की थी, उसका रिप्लाई मैंने अभी 1.5-2 महीने पहले दिया है मेघानी नगर में। तो पता नहीं तब तक इसको पुलिस वाले कैसे कांटेक्ट करते थे, क्या करते थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे तक तो कोई पुलिस वाले की बात ही नहीं हुई। और फिर जब पुलिस स्टेशन में जाने की बात आई तो ये लेकर गया मुझे साथ में, तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले बैठे थे, दूसरे पुलिस वाले दूसरे रूम में थे, और मेरा स्टेटमेंट लेने के लिए मुझे अलग अलग नहीं बिठाया, अकेला नहीं बिठाया कि मैं कोई महिला पुलिस थी या नहीं? ना, कोई महिला पुलिस भी नहीं थी, और मुझे अकेला भी नहीं, मेरा स्टेटमेंट अकेले भी नहीं लिया, उसको साथ में बिठा कर लिया। तो वो मुझे घर से डरा धमका के ही लाया था कि मैं यहाँ बोलूं इस पर तरह ये से। बात देखने वाली बात है कि अगर लड़की हिंदू होती है तो अलग उसको ले जाया जाता है, लड़के के सामने उसका स्टेटमेंट नहीं लिया जाता है। जबकि लड़की अगर मुसलमान है, लड़का हिंदू है, तो उस लड़की को प्रेशर बनाने के लिए सभी के सामने उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, लड़के के सामने, ताकि लड़की कुछ बयान खुलकर ना दे दे। ये आप समझिए इस बात को जी। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिया, और पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है, मेरी सिग्नेचर वो लोग बैठ के करवाते, फिर वहाँ पे पुलिस वाले पूछते हैं आपको एफआईआर तो नहीं करनी ना। अब मैं उसके सामने क्या बोलूँ, मुझे एफआईआर करनी है, उसके खिलाफ जाना है, लेकिन अब वो तो उसके मुझे, सामने बोलने में क्या डर था आपको? बोल देते पुलिस वालों के सामने, जब पुलिस वाले पूछे तो बोल देना था कि हाँ और वो करनी। मुझे घर से बोल के ही लाता था कि पुलिस वाले तो सब मेरे हाथ के है, कि मैं जैसा बोलूँगा वैसा करेंगे। फिर ऐसा ना हो कि तू मुझे फंसाने जाए, कहीं क्या तेरे इनमें- माँ बाप को मैं फंसा दूँ, तेरे भाई को फंसा दूँ, तो तू पहले तेरे माँ बाप को, तेरे भाई को ध्यान में रखना, बाद में मुझ तक आना। वो तो ऐसे क्या डरा के इनमें ही कोई ले पुलिस जाता वाले था। ऐसे थे जो उसके दोस्त रहे हों, घर पर आते हों, या ऐसा कुछ भी होता था हाँ, कभी? कुछ पुलिस वाले घर पर आते थे, जैसे इसके अभी रिसेंटली, ये लगभग समझे 8-9 महीने पहले इसके अपने भाई भाभी ने, इसकी खुद की सगी भाभी ने, छोटी भाभी ने इस पर और इसकी मम्मी पर और जानलेवा हमला करने की और शारीरिक छेड़खानी की ऐसी सब फरियादी की हुई है। तो उसके अंदर भी उसने उस केस को दबाने, उसमें उसने मेरा भी झूठा नाम लिखाया है। तो फरियादी में उसने सबका नाम इस तरह से लिखा दिया है वो, और ये सच भी है कि वो शारीरिक छेड़खानी है तो सबको करता ही रहता है। तो इसके लिए पुलिस वालों को उसने घर पे बुलाया और उन लोगों को उसने रिश्वत दी। वो मैंने मेरी आंखों से देखा है कि वो पुलिस वालों को पैसे खिलाता है, पुलिस वाले घर आकर उससे पैसे लेके जाते हैं, उससे अच्छा संबंध रखते हैं। और जब एफआईआर हुई थी तो मैंने देखा था कि सुबह सुबह मेघानी नगर से 2 पुलिस वाले पीछे के रास्ते से आए, और उसने बोला कि आपके अगेंस्ट आपके भाई ने और भाभी ने फरियादी की है, तो आप अभी यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि हमको आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ये मेरे सामने की बात है। तो फिर वो मुझे लेके चला गया और 10 दिन तक मुझे मेघानी नगर लेकर नहीं आया, और उसने आगोतरा जामीन करवा ली थी। अच्छा, दूसरा, जब आप यहाँ से अब इसके घर से जब भागकर निकली आप 21 तारीख को, भी एक 3-4 दिन पहले, हाँ। तो उस वक्त क्या हुआ था? आपने पुलिस को कॉल किया था, महिला पुलिस को कॉल किया, क्या हुआ था उसको, वो भी जरा बताइए अब आप। हुआ ऐसा था कि लगभग ये कई दिनों से, मैं जब से गई तब से कई दिनों से ये इसका भाई, इसकी माँ मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, मारते रहते हैं, रेप करते रहते हैं। ये इसके भाई और इसकी माँ बोलती है कि आइए तो अब रहना ही पड़ेगा, और इसकी माँ तो इतनी मारती है, गालियाँ देती है, दारू पी पी के ये लोग मार पीट करते रहते हैं। हॉल में जाके अंदर रूम बंद कर देते हैं, बाहर कैमराज में दिखाते नहीं है, बाहर कैमराज में अगर मैं ना हंसूँ तो मुझे अंदर ले जाके मारे कि कैमरा में तेरा हंसता मुंह क्यों नहीं है, तू उदास क्यों है, हम लोगों को अगर तू कभी हमको फंसाए तो हमको बताने का क्या, तो ये हमारे पास प्रूफ होगा कि तू अच्छी खासी रह रही है हमारे साथ, तो हम तुझ पे कोई प्रेशर नहीं कर रहे। फिर पीछे के रास्ते से आके रूम बंद करके मुझे मारे पीटे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मेरा उन लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो इन लोगों ने मुझे रात को मारा होगा, तो मेरा थोड़ा मुंह लटका हुआ था। इन लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो पीछे के रास्ते से इसका भाई आया और इसकी माँ आई आगे से, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया, और इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि तेरा मुँह लटका हुआ क्यों था, क्या ऐसा नहीं करने का, कि कैमरा के अंदर हंसी खुशी दिखनी चाहिए, कि चाहे जो भी हो, हम तुझे गाली भी दे तो तुझे हंसते, तुझे तो यही बताने का कि तू अपनी मर्ज़ी से खुशी खुशी रह रही है। कि तो मुझे बहुत मारपीट की, और फिर काम भी इतना ही कराए। काम भी कैसे कि पीछे के दरवाजे से आए और मुझे अंदर रूम में दे दे, वो कैमरा के सामने मुझसे ज़्यादा काम ना कराए, कम काम कराए। और फिर मुझे बाथरूम के रास्ते कैमरे नहीं है, ऊपर ढाबे पर कैमराज नहीं है, तो वहाँ पर ये लोग मुझसे बहुत काम कराए, मतलब इतना काम कराए कि जिसकी कोई हद नहीं है, और वो कैमरा में ना आए। अच्छा, फिर तुम वहाँ से भाग के कब निकली और क्या हुआ था उस तो दिन भाग मैं के उस निकली तब? दिन इतनी कंटाल गई, उन लोगों ने मुझे मारपीट की, तो उन लोगों को लग ही रहा था
कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो पूरा दिन तो चंदन वाघेला वहाँ से निकला ही नहीं। वो पूरे दिन मुझे रूम में साथ में लेके बैठा रहा और उसकी माँ बाहर की साइड बैठ के ध्यान रखती थी और वो रूम में रहता था। उसको सपोज़ कुछ काम आया होगा तो वो शाम को 6:30 बजे 6:30 सवा 6 के बाद वो घर से बाहर निकला। तो वो जब बाहर निकला तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काम का बहाना करके मैं भी निकलती हूँ, पर निकल के मैं जाती कहाँ, क्योंकि उसने इतनी बार मुझे हैरान किया और मैंने भी मेरे पेरेंट्स को हैरान किया। तो मुझे ऐसा कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, क्या है। तो सबसे पहले मैंने महिला में कॉल किया, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पर। तो वहाँ पर कॉल किया तो मैंने उनसे हेल्प मांगी। मैंने बताया कि ये लोग मुझे किस तरह से हैरान करते, मुझे कैसे टॉर्चर करते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि वो वहाँ पर गाड़ी भेज देते हैं मेघानी वहाँ से नगर कैसे भी में। निकल जाओ, हाँ, ये कहा। तो उन्होंने बोला कि हम भेजते हैं। तो मैंने बोला कि ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, एनी हाउ ये लोग मुझे घर से नहीं निकलने देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप घर से बाहर निकल जाइए, तो हम वहाँ पर गाड़ी भेजते हैं, आप बाहर निकल के हमको कॉल कीजिए। तो तकरीबन 7 बजे तक से मैं वहाँ से निकली हूँ और फिर मैंने बाहर निकल के मेघानी नगर पुलिस स्टेशन के पास ही सब्जी मार्केट है, तो वहाँ से मैंने कॉल किया वापस वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 पर। तो उनको मैंने कॉल किया तो बहुत देर तक तो मुझे होल्ड पर रखा। मैंने उनको बोला कि वो लोग आ जाएंगे, मुझे वापस पकड़ लेंगे, मैं निकल कितनी नहीं देर तक पाऊंगी। होल्ड पे रखा होगा आपको? कम से कम 8-10 मिनट के लिए शायद रखा होगा। तो मैंने उनको बोला कि इतना टाइम आप लगा रहे हो, ये लोग मुझे पकड़ लेंगे या मुझे जाने नहीं देंगे। तो मुझे ये डर था। फिर उन्होंने पता नहीं एक वो पुलिस वाली थी, तो उन्होंने बोला कि हमारी मैडम से बात कीजिए। तो उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने बोला कि हमारा काम तो काउंसलिंग का है, तो हम आपको बुलाएंगे, उस लड़के को बुलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे और फिर आपको वापस उसी के साथ भेज देंगे। तो ये सुनकर मैं तो डर गई कि वापस मुझे वहीं भेजेंगे तो मेरा तो पता नहीं क्या हाल करेंगे। तो मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उन लोगों ने कॉल किया तब भी मैंने नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि मेरे घर चली जाओ, पर मुझे इतना डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग रास्ते में मुझे पकड़ ले, वो लोग मेरे घर पे ही वॉच कर रहे होंगे। तो फिर मैं रामोल की तरफ गई, क्योंकि मुझे और कोई एरिया वगैरह का नॉलेज नहीं है। और रामोल ये न्यू मणिनगर में फ्लैट लिया हुआ है इसने, मुझे वहाँ पर भी गोंद के रखता था। तो मैं रामोल पहुँच गई न्यू मणिनगर में, पर मैं उसके घर में नहीं गई। मुझे डर लगा कि पता नहीं है वापस क्या करे क्या ना करे, और वहाँ से किसी ने इसको कुछ बोल दिया तो मैं आधे रास्ते से ही मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। तो रामोल पुलिस स्टेशन से मुझे पुलिस वाले लेना है। फिर वो पुलिस स्टेशन में ले गई, उन्होंने मेरा बयान लिया, मेरे पेरेंट्स को बुलाया और फिर मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ भेज दिया। और फिर मैंने मक्कमली सोच लिया कि अब चाहे जो भी हो मुझे उसके अगेंस्ट फरियाद करनी है, उसकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट करनी है, और अब जितना भी हो बस उसको सज़ा दिलवानी है। कई मुस्लिम लड़कियां ऐसी है, कई और ऐसे एक ख़ास चीज़ कि वो बार बार मुझे ऐसा बोलता है कि मेरे अगेंस्ट तू कुछ भी करेगी तो मेरे दाएं हाथ की ये उंगली का खेल है, बाहर निकल जाना, कि मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा मैं तुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दूंगा कि तू इतनी कैरेक्टर की घिरी हुई है और तू पता नहीं कितनों के साथ संबंध रखती है या क्या है क्या नहीं। इस तरह से वो मुझे भी बोलता है कि मैं तेरे कैरेक्टर को ही पूरे समाज के अंदर उड़ा के रख दूंगा, तेरे समाज में तेरे तुम्हें बदनाम कर दूंगा, हाँ, तुम्हें परेशान। तेरे एरिया में तेरे पोस्टर छपा दूंगा कि तेरी तो ठीक, तेरी लड़की की भी कहीं शादी ना हो, तेरे माँ बाप तेरे भाई कोई मुंह दिखाने के लायक ना रहे, तेरी ऐसी हालत कर दूंगा। इस तरह से मुझे डराता रहता है। अच्छा, दूसरा कि इस तरीके का जो माहौल अभी बना हुआ है, कई मुस्लिम लड़कियां हैं ऐसी, जैसे आप खुद इस दौर से गुजरी, आपने खुद ने देखा कि कैसे आपको झूठ बोला कि मैं वकील हूँ लेकिन कुछ और था वो, और उसके बाद जिस तरीके से आपकी पिटाई की, आपको रूम में बंद करके रखा, जो टॉर्चर उसके घर में किया गया। कई ऐसे मुस्लिम लड़कियों के ऐसे मामले आजकल आते हैं कि हिंदू लड़के उनको बहला फुसला कर या डरा धमका कर ले जाते हैं। तो ऐसी मुस्लिम लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या आपकी अक्ल को ठिकाने आई या क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये हमको बहला कर, उनकी बातों में ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है नहीं पूरी दुनिया हमको गलत लगती है कि वही सही लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। वो हमारी ज़िंदगी नर्क बना के रख देते हैं। मैंने ये 1.5 साल मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नुम में रह के आई हूँ। मैंने जहन्नुम देखा और एक शैतान के साथ रह के आई हूँ। आप लोगों को शुरुआत के 15 दिन 10 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में हो, लेकिन यकीन मानिए आप थोड़े दिन के बाद आपको नर्क वाली फीलिंग आ ही जाएगी। आपको लगेगा कि आप शैतान के साथ हैं। अगर आपको थोड़ा भी मौका मिलता है तो आप संभल जाइए, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। ये शैतानी चीज़ है, मत जाइए, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का सोचिए, अपना सोचिए, अपनी कौम का सोचिए। यहाँ पर इनके पिता भी है, क्योंकि एक और आरोप इसमें है, आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उस लड़के ने लड़की के पिता से पैसा मांगा था और ये पैसा अकाउंट में डिपॉजिट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट पर देखिए अकाउंट की डिटेल और कितना रुपया
लड़की के पिता ने उस लड़के को दिया था, चंदन सिंह वाघेला को। ये डिटेल भी हमारे पास है, हम बात करेंगे इनके पिता से। ये जो पैसे का मामला था, ये क्या था? ये पैसे का मामला ऐसा था कि लड़की वहाँ रह रही थी और उसके मैसेज आए थे कि मैं जैसा बोलूँ ऐसा करो, मुझे पैसा चाहिए। तो मैं डर गया था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी लड़की को ज़्यादा टॉर्चर करेगा, क्योंकि लड़की उसके बहकाव में आ गई थी। तो मैंने फिर एक वक्त 50,000 उसके अकाउंट में डाले थे, एक वक्त 40,000 अकाउंट में डाले थे। ऐसे मतलब मैं मेरी खून पसीने की मेहनत की कमाई उसको डालते रहा। क्या वो पैसा कभी वापस दिया उसने? कभी कहा था कि वापस देगा? नहीं, ऐसा कभी भी उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं। और बस उस डराता था कि आप मैं पैसों के लेकर जो भी बोलूँ वैसा ही करना, आप ये समझना कि आपकी लड़की मेरे पास है बोले। वो मतलब उसके जो मैसेज है मोबाइल में वो मेरे पास है। उसने मेरे को मोबाइल में मैसेज भी भेजे थे, उसी के मोबाइल से मैसेज भेजे थे, उसी नंबर से। और वो डर गया था मैं कि यार मैं कहाँ जाऊँ क्या, क्योंकि मैंने इसकी कंप्लेंट भी कर चुका था, पुलिस में फरियादी भी करी, गायकवाड़ हवेली में फरियादी करी। गायकवाड़ हवेली में भी केस घूमता रहा 15 दिन सुधी। ऐसे कभी बोले कि वो साहब को दिया तो साहब पुलिस भी आपको इधर से उधर धक्के खिला रही है? हाँ, बोले कि भाई हाँ हो रहा है। फिर तो आप इंसाफ के लिए आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या मांगे आपकी? प्रधानमंत्री को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री सीएम को, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी को, ये सब की मेरी विनती है, सच्चे दिल से विनती है कि वो जो भी करा है, जिसने भी मेरी लड़की के साथ गलत किया है, जो अक्खा घर हो उनको सज़ा दी। मेरे कानून पे पूरा भरोसा है, इंडियन कानून पे पूरा भरोसा है मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि उसको कानून की तरीके से उसको सज़ा मिले। मेरी यही दरख्वास्त है सीएम से और पीएम से, इनसे यही दरख्वास्त है कि उसको सज़ा मिले, अक्खे घर को सज़ा मिले, ताकि हम आने वाली दूसरी कोई लड़की भी उसके बहकावे में ना आए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके जाल में ना फंसे और वो दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना करे। उसके पहले कानून अपना रास्ता अपनाए। बहुत अच्छी बात की आपने। दूसरा, आप जो ये बात बता रही थी, क्योंकि जैसा आपके पिता ने बताया कि उसके मैसेज, फ़ोन से उसने मैसेज किया था, पैसा भी दिया, लेकिन वो नंबर भी कुछ ज़्यादा यूज़ करता है, किसी और के यूज़ करता है, ऐसा भी कुछ है उसमें? हाँ, उसके अपने 2 नंबर हैं, लेकिन वो दोनों नंबर उसकी दूसरी बीवी के या उसके पेरेंट्स के हैं। वो अपने नंबर से कभी नहीं रखता है। वो ऐसा बोलता है कि मैं इतना शातिर हूँ, मुझे कोई कहीं नहीं पकड़ सकता। वो बोलता है मैं 20 साल से हाई कोर्ट में हूँ, मुझे कानून इतना अच्छे से पता है। इनफैक्ट उसकी ऐसी एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो बोलता है कि मैं कानून का मिसयूज़ करता हूँ। अच्छा, दूसरा, आप प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं? आप? मैं यही मांग करती हूँ कि जिस तरह से आप हर जगह पर न्याय की बात करते हैं, तो हम मुस्लिम परिवार भी आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। हमको भी न्याय दीजिए। हम भी इंडिया के रहने वाले हैं, हम भी इंडियन हैं। हमको भी इस देश का नागरिक समझ पर हमारे साथ भी बिल्कुल एकदम न्याय होना चाहिए। इस तरह से हम पर भी गौर किया जाए कि ये पुलिस वाले या जो भी हो हम पर ध्यान दे, हमारी कंप्लेंट सुने और उसको सख्त से सख्त सज़ा दे कि वो दोबारा किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे। वो हर लड़की के साथ ऐसा करता है। उसने मेरे साथ भी यही किया, आगे 2 लड़की जिनके साथ उसने शादी की उसके साथ भी यही किया। उसके अलावा उसके काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं। वो लड़कियाँ भी उससे कंटाल के चली गई है और उसकी ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती है। वो और उसकी माँ साफ बोलती है कि हम हमारे बच्चों के लिए 10 लाए 20 लाए, तुमको क्या, कि तुम बस यहाँ चुपचाप गोद के रहो, हम जैसा रखे वैसा रहो, क्योंकि हम तुमको रखते हैं क्या, तो तुमको रहना ही पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि किसी और की ज़िंदगी ऐसे ख़राब ना हो। ये सिर्फ मेरे जैसी एक मुसलमान लड़की का नहीं, ये इंडिया की हर लड़की का सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरा एक जुमला था, मैं नारा नहीं कहूँगा, ये जुमला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी किससे बचानी है, बेटी किससे पढ़ानी है, ये तमाम ऐसे मामलों से साफ़ होता है। और दूसरा जो बताया, लड़की ने जो मांग की है, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में बताया कि अगर लड़की हिंदू होती है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग तरह से की जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर, हिंदू संगठनों के दबाव के अंदर, और अगर लड़की मुसलमान है, किसी हिंदू लड़के के साथ गई है, तो वो वहाँ पर अलग मामला पूरा पुलिस उसको पेश करती है। ये इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं दोनों बेटी और इनके पिता। तो अब देखना ये है कि इसमें कानून क्या काम करता है,
और जो बातें की जाती है लव जिहाद की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, सबका साथ सबका विकास की, तो ये बातें कितनी धती साबित होती है। ये गुजरात मॉडल है, मोदी के गुजरात में ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर एक बच्ची इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। आज जो है वो प्रधानमंत्री ख़ुद गुजरात के दौरे पर हैं, हो सकता है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो अब देखना यह है कि इस बेटी को इंसाफ कब मिलता है, कैसे मिलता है और कितना इंसाफ मिलता है, ये अब देखने वाली बात है। कैमरामैन बिलाल के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।